नमस्कार साथियों, मैं मनीष एक बार ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ जिस टॉपिक ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बुनियाद को हिला के रख दिया है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें 5000 स्कूल्स को मर्ज करने का आदेश आया और जिसके बाद में इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा साल 2017 की। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है और भाजपा की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया जाता है। 2018 का दौर आता है और 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती दी जाती है। 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती दी जाती है। ये दो बड़ी भर्तियों से लगा था कि मानो अब शिक्षा का स्तर बढ़ने वाला है, मानो अब शिक्षा की स्तर ऊंचाइयों पर जाने वाला है, मानो हर बच्चे तक अब शिक्षा पहुंचने वाली है, क्योंकि अब शिक्षक की कमी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि इस दौरान के बाद में 2019 से 25 का भी दौर आता है और 2019 से 25 के इस दौर में 7 सालों के दौरान में कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलती, कोई भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलती। 7 सालों में कई बार यहाँ पे बच्चों के द्वारा धरना दिया जाता है। ये वही बच्चे हैं, ये वही युवा हैं जिन्होंने बीएससी किया है, जिन्होंने बीएड किया, बीटीसी किया, सीटेट किया, फिर यूपी टेट भी किया। यानी इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में भी इन्हें क्या मिलता है? इन्हें मिलता है इंतजार, वैकेंसी का इंतजार। और अगर वैकेंसी की बात करने के लिए अगर हम मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री के पास में जाते हैं तो शिक्षा मंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा एक लाइन रट के कह दी जाती है कि अभी अनुपात समानुपात का पाठ बराबर है। अनुपात समानुपात बराबर है। अनुपात समानुपात ये वो टॉपिक है जो केवल मैथ्स में पूछा जाता है, लेकिन मैथ्स के अलावा अगर कहीं देखा जाता है, कहीं सुना जाता है तो मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के मुख पर सुना जाता है। अगर मैं बात करूं कि क्या 7 सालों में कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, क्या इन 7 सालों में किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, क्या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी शिक्षक के द्वारा दूसरे विभाग में जॉब को नहीं लिया गया? अगर ऐसा है, मुझे लगता है कि ऐसा नामुमकिन है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। योग्य उम्मीदवार की ढूंढने की चाह रखते थे, लेकिन हमें लगता है कि हम लोगों ने ही एक अयोग्य मंत्री को यहाँ पे चुन लिया है। यहाँ पे धरना दे रहे युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए शिक्षा यानी पुलिस की भर्ती जरूर की जा रही है। हाल ही में भी फिर से पुलिस की भर्ती की बात की जा रही है, क्योंकि इनकी आवाज़ को दबाना है। अगर मैं बात करूँ कि ये युवा धूप में बैठकर इंतजार कर रहा है कि एसी में बैठा व्यक्ति, एसी में बैठा अधिकारी कभी तो हमारी आवाज़ को सुनेगा, हमारी आवाज़ को सुनने के बाद में ये बात आगे तक पहुंचाएगा और एक नई भर्ती, एक नई बड़ी शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिलेगी। लेकिन बात करते हैं पीएबी की रिपोर्ट की, तो पीएबी की रिपोर्ट आती है और पीएबी की रिपोर्ट में हमसे बोला जाता है कि यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में 1,81,000 कितना 1,81,276 वैकेंसी केवल प्राइमरी लेवल पर हैं, एलिमेंट्री लेवल पर हैं। लेकिन बात की जाती है आगे 3,872 वैकेंसी जो हैं वो सेकेंडरी लेवल पर हैं और 8,714 वैकेंसी जो हैं वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हैं। अगर मैं बात करूं तो ये पद कितने हो जाते हैं? 1,93,000 के करीब हो जाते हैं, या फिर मैं कहूं आगे भी तो 1,93,862 पद रिक्त हैं। लेकिन क्या कोई भर्ती दी जाएगी? नहीं दी जा रही। ये बात करनी थी 2026 के लास्ट तक, यहाँ पे मुझे लगता है ये भर्ती दी जानी थी, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी। ऐसा क्रिकेटर जो करोड़ों की कमाई कर रहा है, ऐसा क्रिकेटर जिसे प्रशासनिक अनुभव नहीं है, ऐसा क्रिकेटर जो नाम मात्र का पद पर रहने वाला है, टोकनिज्म के तरीके से रहने वाला है, क्या ये व्यक्ति शिक्षा में सुधार कर पाएगा? अगर ऐसे व्यक्ति अगर शिक्षा में सुधार कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आगे शिक्षकों की आपको कमी होने वाली है। यहाँ पे ये व्यक्ति कहीं पर भी आपको दिखने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ रिंकू सिंह जो कि क्रिकेटर हैं, जो खुद करोड़ों में खेलते हैं, जो करोड़ों कमा रहे हैं, क्या किसी अधिकारी का पद जो कि बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इनका पद छीनने का अधिकार इन्हें है? भले ही ये स्पोर्ट्स कोटा से आते हों, लेकिन अगर ये स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, क्या इन्हें खेल विभाग की जानकारी, खेल विभाग में कोई पद नहीं दिया जा सकता था? नहीं, हमें जो देना था वो बेसिक शिक्षा अधिकारी देना था, जो कि यहाँ पे शिक्षकों की जांच करने के लिए, बच्चों की जांच करने के लिए या फिर सुविधाओं को देखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या ये जाएंगे? क्या ये आईपीएल को छोड़कर वहाँ पर शिक्षा को देखने जाएंगे? नहीं। शिक्षा के स्तर को देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में टीजीटी पीजीटी का भी धरना चल रहा है। तो टीजीटी पीजीटी जो कि लगभग आपकी 2022 में निकाली गई थी भर्ती, इसका पेपर आज तक नहीं हुआ है। अगर बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, लेकिन कॉलेज जरूर बंद किए जा रहे हैं, कॉलेजों की मान्यता रद्द की जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पर आगे आकर ये प्राइमरी स्कूल तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिक्षक भर्ती की सालों से मांग करते बेरोजगार युवा ये केवल धरने पर बैठे रह जाते हैं। ये केवल बात पाते हैं तो इंतजार, ये यहाँ पर बैठकर ये बात करते हैं कि शायद कोई हमारी बात सुनने को आएगा। लेकिन ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, सोचा था कि आप इनकी बातों को सुनेंगे, सोचा था कि आप इनको शिक्षक भर्ती देंगे, और यही बच्चे
कहीं शिक्षा के स्तर को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इस भर्ती की बात सुनकर यहाँ पे एक आदेश जरूर आता है, स्कूल मर्ज करने का आदेश। ये वो आदेश है जो कहता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब है ना रहेंगे स्कूल, ना देनी होगी शिक्षक भर्ती। 50 से कम बच्चे वाले स्कूल्स को हमने क्या कर दिया, बंद करने का आदेश दे दिया या फिर मर्ज करने का आदेश दे दिया। हाल ही में आपने ऐसा आदेश सुना होगा, यूपी के 5000 स्कूल होंगे बंद। शिक्षकों का विरोध होता है लेकिन भर्ती पर फिर भी संकट, यानी जो नई भर्ती है उस पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चे हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हुए कह रहे हैं कि हमारे स्कूल को बंद ना किया जाए, हमारे स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाए, क्योंकि मर्ज करने का विरोध इस वजह से हो रहा है कि ये नन्हे नन्हे बच्चे आरटीई भाग 3 धारा 4 की बात करते हैं। आरटीई भाग 3 धारा 4 जो कि आप भी जानते होंगे और जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पर, ये सभी जानते हैं कि आरटीई भाग 3 धारा 4 यहाँ पे क्या कहती है। ये कहती है कि प्राइमरी स्कूल जो होंगे वो 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के अंदर होने चाहिए, जूनियर स्कूल जो होंगे वो 3 किलोमीटर की पैदल की दूरी पर होने चाहिए। लेकिन क्या ये आपने मर्ज किए हैं, अगर आप दूसरे स्कूल में मर्ज करेंगे तो जो बच्चों की उम्र 5 से 12 साल की आपको यहाँ पे दिखाई रही है, इनके स्कूल लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर नहीं हो जाएंगे? क्या स्कूल की दूरी नहीं बढ़ जाएगी? अगर स्कूल की दूरी बढ़ जाएगी तो क्या आपने गांव में परिवहन की सुविधाओं को बढ़ा दिया है? अगर परिवहन की सुविधाओं को आपने बढ़ा दिया है तो कहां से हम यहां पे बच्चों को देखेंगे? तो क्या बच्चे वहां पर पहुंच पाएंगे? आपकी ऐसी फोटो यहां पे सामने आती है कि आप बच्चों से मिलने जाते हैं, आप बच्चों से बात करने जाते हैं और आपके सामने बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर वास्तव में इस रियलिटी को देखा जाए तो बच्चे सामने आपके स्कूल के सामने बाहर खड़े हुए हैं और आप उनके सामने ताला लेकर खड़े हुए हैं। यानी आप स्कूल को बंद करने की बात करते हैं, आप इनको स्कूलों को मर्ज करने की बात करते हैं कि बच्चे यहां से शिक्षा से दूर हो जाएं। स्कूल की दूरी बढ़ जाएगी, परिवहन की सुविधाओं की यहाँ पे आपको कमी दिखती है, और परिवहन की सुविधाओं की कमी होने के साथ साथ क्या छोटे बच्चों को दूर जाना पढ़ाई पर असर नहीं डालेगा? क्या बच्चा थका हुआ हारा आकर क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो ड्रॉप आउट नहीं करेगा? आपका ड्रॉप आउट नहीं बढ़ेगा? अगर आप आज बात करते हैं कि 50 से कम बच्चे या 30 से कम बच्चे किसी स्कूल में हैं जो वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं पास वाले स्कूल से, तो स्कूल की दूरी बढ़ने पर क्या ड्रॉप आउट नहीं बढ़ेगा? स्कूल दूर नहीं, आप यहाँ पे स्कूलों को दूर नहीं कर रहे, आप बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। आप स्कूल के भवन की बात करते हैं, ये स्कूल का भवन नहीं है, ये बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये बच्चों की पहली पहचान है, ये जीवन की बुनियाद है, ये बच्चों की पहली सीढ़ी है जहाँ से बच्चा अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाता है, जहाँ से बच्चा स्कूल के लिए, स्कूल के अलावा घर के लिए भी, बाहर के लिए भी, अपने देश के लिए भी कुछ काम करने की सोचता है। आपने शिक्षा की आत्मा पर प्रहार किया है, आपने शिक्षा की आत्मा पर सीधा प्रहार किया है, जो कि बहुत घातक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कूलों का आरटी एक्ट का उल्लंघन करता है जो कहता है प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए। लेकिन नहीं, हम लगभग मर्ज कर देंगे और 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर कर देंगे जहां पे बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब बच्चा पहुंच नहीं पाएगा तो आगे उन स्कूलों को भी बंद करने का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा। आप यहां पे क्या करते हैं, आप यहां पे स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से ड्रॉप आउट बढ़ता जाएगा और आपके पास में 27,000 स्कूलों का जो डेटा आया हुआ है इसको भी बंद करने का आदेश आ जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे हम प्राइमरी स्कूल को ही खत्म कर देंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो अधिकार दिया है, आरटीई की बात जो होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। आपके अधिकारों का हनन होने लगेगा। ये छोटे बच्चे पर घातक प्रहार किया है, आपने इस छोटे बच्चे की आत्मा पर सीधा प्रहार किया है, आपने उस छोटे बच्चे की पहचान को छिपाने की बात की है, आपने उस छोटे बच्चे की जीवन के बुनियाद को हिलाने की बात की है। आपने स्कूल भवन बंद नहीं किया, आपने उस बच्चे के स्तर को, आपने उस बच्चे को आगे बढ़ने से रोक लिया है। आपने उसके जंजीरें बांध दी हैं कि नहीं, आप 4 से 5 किलोमीटर अब तू जा भी नहीं पाएगा और ना मैं जाने दूंगा, और आगे जाके इसको भी बंद कर दूंगा। यानी आप यहाँ पे रिंकू सिंह को बनाने के लिए बात करते हैं, रिंकू सिंह को आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बना देते हैं। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के काबिल थे जो कि 8वीं पास हैं। ये 8वीं पास व्यक्ति यहाँ पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा, क्या करेगा? अगर बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर नामांकन बढ़ाना था, आपको काम करना था नामांकन बढ़ाने पर, और नामांकन बढ़ाने में आप कर सकते थे कि इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते, इन लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए रखते कि आप मोटिवेट करो कि बच्चे आगे बढ़ें, आप जैसे बने, और मोटिवेट करते, नामांकन बढ़ते, और यहाँ पे जो बीटीसी किए हुए युवा है इन पर भी ध्यान दिया जाता, इनसे भी आप काम करा सकते थे। अब यहाँ पर बीटीसी किए हुए युवा जो कि ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जो यहाँ पर शिक्षा के हर स्तर को जानते हैं, जो कि पूरी तरह से आपके साथ में यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि 2 साल यहाँ पे ये बर्बाद करते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है 2 साल में ये केवल ट्रेनिंग लेते हैं और इस ट्रेनिंग में ये इतनी चीज़ें सीख जाते हैं कि आपके नामांकन को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। आपने इस बच्चे को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ताला लगा दिया। ये बच्चा कितना परेशान हुआ होगा, यानी ये कितना बच्चा परेशान हो गया, एक नहीं
कई सारे बच्चे, भले ये 30 बच्चे होते, भले ये 20 बच्चे होते, क्या 20 बच्चों का अधिकार नहीं था उन बच्चों को वहाँ पे पढ़ने का? क्या अधिकार आपने उनको और अधिकार नहीं देने की कोशिश की? आपके पास में वैसे ही टीचर की संख्या कम थी, अब आपके पास में बच्चों की संख्या कम हो गई और इसी तरह से आप धीरे धीरे स्कूलों की संख्या कम करने पर लग गए। आप सीधे सीधे बात कर रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ की संख्या कम कर दी जाए, हर चीज़ को यहाँ पे बंद कर दिया जाए, केवल आप बंद करने पर जो लगे हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं अपना घर चलाने के लिए दे रहा हूँ, यानी जो कि मैं उत्तर प्रदेश को अपना घर मानता हूँ, तो आप उसे धीरे 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 करके आप मुझे खुद सुविधाओं से वंचित कर देंगे। आप यहाँ पे धीरे धीरे करके हर कमरे को बंद कर देंगे कि मैं धीरे धीरे करके उस उत्तर प्रदेश से छोड़ दूँ या उत्तर प्रदेश से हट जाऊँ। केवल यहाँ पे अधिकार होगा तो केवल प्राइवेट वालों का अधिकार होगा। अगर यहाँ पे आप चाहते नामांकन बढ़ाने के लिए तो रिंकू सिंह जैसी चीज़ों को, रिंकू सिंह जैसे क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बना सकते थे। आप चाहते तो इनके लोगों को, इनके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए बात करते। आप चाहते तो गवर्नमेंट में जितने भी आपके सरकारी टीचर हैं या फिर सरकारी अफसर हैं या फिर सरकारी मंत्री हैं, इनको यहाँ पर बच्चे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचाया जाता कि इनके बच्चे इस जगह पर पढ़ेंगे। अगर इनके बच्चे इस जगह पर पढ़ते तो यही लोग कोशिश करते कि आपके यहाँ पर टीचर भी अच्छे से पढ़ाए और यही लोग करते नामांकन भी बढ़ाए जाएं और यही लोग कोशिश करते आपके स्कूलों के स्तर को बढ़ाया जाए, आपके शिक्षा के स्तर को ऊपर पहुँचाया जाए। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने स्कूल को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के साथ साथ आपने स्कूलों को बंद कर दिया। ये आपकी योग्यता को नहीं दिखाता, ये आपकी अयोग्यता को दिखाता है, आपकी नाकामी को दिखाता है। आप एक नाकाम मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठे हैं। आप यहाँ पे नाकाम मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि स्कूल को बंद कर रहा है, जिसका अधिकार एक छोटे से बच्चे के अधिकार को खत्म करने पर आ चुका है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। एक तरह से जो आपकी बुलडोजर वाली सरकार है, अब आपकी स्कूल की नज़र आ गई है। आप स्कूलों को बुलडोजर से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं, अगर वो नामांकन बढ़ाने के तरीके अगर आप ढूंढते तो इतने सारे गाँव जो आपका विरोध कर रहे हैं, ये आपका विरोध नहीं करते। ये आपके पास में आकर बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ के, हमारे पंचायत के, हमारे ग्राम पंचायत के आसपास के जो स्कूल हैं उनको मर्ज ना किया जाए। आपके यहाँ के बच्चों की स्कूलों की यहाँ पे ये चीज़ों को समझ सकते हैं। क्या आप चीज़ों को समझ सकते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ जाते तो आप इस तरीके से नहीं करते। आपको कहते हैं कि नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का स्कूलों में होगा भव्य समारोह। क्या अपनी अयोग्यता का इतना प्रचार करना चाहिए? क्या अपनी नाकामी का यहाँ पे इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए कि आपकी नाकामी यहाँ पे कहती है कि आपको माला डाली जाए? बच्चों को आप माला डाल के ये कह रहे हो कि ठीक है, हम आपको अब स्कूलों से दूर कर रहे हैं, आइए आप हमारे यहाँ आइए। क्या वो अब प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं भागेगा? क्या अब उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा? क्या वो फिर पढ़ने जाएगा? ना वो प्राइवेट में पढ़ेगा, ना ही वो गवर्नमेंट में पढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप उसको उस आरटीई एक्ट में जो 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है, उस शिक्षा को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलिक अधिकार में आप अनपढ़ चीज़ों को जोड़ दें कि हम किसी को अधिकार नहीं देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नव प्रवेशित छात्र छात्राओं स्कूलों में भव्य समारोह आप करते हैं। शिक्षकों को यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा शिक्षक और जो प्रधान हैं वो कहते हैं कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि स्कूल को खाली किया जाए, स्कूलों को मर्ज किया जाए। अगर आप यहाँ पे क्या करते, अगर यहाँ पे आप उन लोगों से ही कहते कि आप लोग कोशिश करिए कि बच्चों के नामांकन बढ़ाए जाए, तो क्या ये कोशिश नहीं करते? लेकिन आपने क्या कर दिया, इनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। आप सीएम से ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगता है कहीं एक प्रकार से तानाशाह हैं, जो हर छोटे से बच्चे का, बड़े से लेकर छोटे से बच्चे का यहाँ पे अधिकार छीन रहे हैं। आप उस छोटे बच्चे का भी अधिकार छीन रहे हैं और जो युवा धरने पर बैठा है आप उसके अधिकार भी यहाँ पे छीन रहे हैं। अगर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो युवा यहाँ पे बैठे हैं धरने पर, जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, इनका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। और ये हारा हुआ इंसान, हताश हुआ इंसान जब घर जाएगा तो उन घर वालों के सामने कैसे नजर मिलाएगा कि हाँ, मैं शिक्षा के लिए यहाँ पे बढ़ा था, यहाँ पे मैंने बीटीसी जो किया था, यहाँ पे मैंने बीटीसी के बाद में जो मेहनत की थी यूपी टेट और सी टेट को पास करने के लिए, और उसके बाद में भी मैं कोशिश कर रहा था कि सुपर टेट पास कर जाऊँगा। लेकिन क्या होता है, वो हार जाता है, उसका पैसा भी बर्बाद होता है। एक 2 साल के करियर, 2 साल के यहाँ पे कोशिश करती है, 2 साल के बाद में फिर 2 साल वो कोशिश करता है, लेकिन 2 साल नहीं, वो 7 साल कोशिश करता है और 7 साल के बाद भी उसे निराशा में हाथ मिलती है। कई लोग ये कहते हैं क्या केवल एक ही विभाग में नौकरी चाहिए? क्यों भाई, अगर मैं एक स्किल लेता हूं, मुझे अगर स्कूल की स्किल मिलती है तो क्यों मैं स्कूल में ही जाऊंगा ना, मैं किसी और में क्यों जाऊंगा? अगर किसी व्यक्ति को यहां पे टीवी सही करना सिखाया जाता है तो वो टीवी सही करेगा ना। अगर किसी व्यक्ति को एसी सही करना सिखाया जाता है तो वो एसी सही करेगा ना।
तो भाई अगर स्कूल की शिक्षा लेने वाला, अगर यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाला एक व्यक्ति है, एक युवा है, तो वो केवल स्कूल में ही जाना चाहेगा, वो किसी और विभाग में नहीं जाना चाहेगा। आपकी जिम्मेदारी है उस विभाग में भर्ती को लाना, आपकी जिम्मेदारी है उस विभाग में उस स्तर को बढ़ाना, इस तरह के अफसर को रखना, इस तरह के ऑफिसर को रखना जो यहाँ पे उन चीज़ों को बढ़ाने में काम करें। हम यहाँ पे धरना करते हैं, धरना करने के बाद में एक व्यक्ति आके कहता है कि हम जाकर हाई कमान के पास में जाएंगे। हाई कमान क्या चाहेगा? हाई कमान अगर चाहता ही तो क्यों ना वो पहले से भर्ती नहीं निकाल देता। लेकिन भर्ती हम निकालेंगे कैसे? हमने स्कूल ही बंद कर दिए। जब हम स्कूल बंद कर देंगे तो आगे भर्ती आएगी कैसे? ना ही आएगी भर्ती, ना ही रहेंगे स्कूल, ना ही पढ़ेंगे बच्चे, ना ही मांगेंगे वो आगे जाके भर्ती। यानी एक प्रकार का आपने साइकिल तैयार कर दिया कि जो बच्चा पढ़ेगा वो हमसे नौकरी मांगेगा। क्यों ना स्कूल ही खत्म कर दिया जाए, ना ही वो पढ़ेगा, ना ही वो बढ़ेगा, ना ही वो हमारे सामने आके खड़ा होगा, ना ही वो हमसे भर्ती मांगेगा, और ना ही वो उसको हमें भर्ती देनी होगी, ना ही हमारा बच्चा, ये जो हमारा बजट है वो ज़्यादा होगा। वैकेंसीज बढ़ाने के पर काम करना था। वैकेंसीज बढ़ाइए, स्कूल बढ़ाइए। आप यहाँ पे आप क्या करते हैं? डीएलएड फिर निकाल देते हैं कि आइए आइए बेरोजगारों की फौज तैयार कीजिए। आपने बीएड के फॉर्म निकाल देते हैं, बीएड के फिर फॉर्म आ चुके हैं इस साल, और फिर से आप 2 लाख बच्चों को बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। यानी आगे 2 साल आप बीएड डीएलएड बंद ही कर दो। इससे तो अच्छा, जब ना ही ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, ना ही वो आगे बढ़ेगा, ना ही वो चाहेगा कि मुझे शिक्षक भर्ती दी जाए, तो क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हो? डीएलएड भी बंद कर दो, बीएड भी बंद कर दो, और ये आप प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हो, इससे तो अच्छा स्कूल ही बंद कर दो, आप कॉलेज ही बंद कर दो, आप सब कुछ बंद कर दो। अब केवल अपने घर को भरो। आप यहाँ पे बात करते हैं कि आप इस तरह से बच्चों के सामने आते हैं, बच्चे आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, यहाँ पे टीचर आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, यहाँ पे युवा आपके सामने बैठा हुआ है, हर कोई आपसे परेशान हो चुका है, जिसे कुछ चाहिए आपसे। आपको यहाँ पे केवल इसीलिए बनाया गया था कि आप इनकी आवाज़ कम से कम सुनोगे। तो आप ना तो युवा की आवाज़ को सुन रहे हो, ना ही इन बच्चों की आवाज़ को सुन रहे हो, ना ही उस सरकारी शिक्षक की आवाज़ को सुन रहे हो जो वास्तव में इन बच्चों को पढ़ाता है, जो पूरा यहाँ पे इन पर ध्यान देता है। लेकिन आप सुनते किसकी हो? रिंकू सिंह, जो कि एक बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाएंगे, और धीरे धीरे करके जो कि 8वीं पास है, वो इनका अधिकार छीन के बैठा है। जो इंसान यहाँ पे बैठे हैं सामने, इनके अधिकारों को छीन के इंसान बैठा है। क्या उसने वो मना नहीं कर सकता था कि नहीं, मैं ऐसे अधिकार की अपेक्षा नहीं करता जो मेरे अंडर में नहीं आता, जिसको मैं संभाल नहीं सकता? और मुझे लगता है कि आपको भी मना कर देना चाहिए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि अब मैंने ऐसे प्रदेश की सरकार को चुना, या ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया जिसकी कमान मुझसे संभाली नहीं जा रही। लीडर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है, आप चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। आप किस प्रकार के लीडर हो? आप मुख्यमंत्री के नाम पर आप यहाँ पे बात करते हो कि सीएम हो आप, और सीएम का मतलब होता है कि चीज़ों को सही करना, सही इम्प्लीमेंट करना। क्या ये सही है? आप बताइए। किसी के स्कूल को बंद कर देना, जो कि कभी कभी बच्चा मिड डे मील के लिए भी स्कूल पहुंच जाता है, आप उसके हाथ से निवाला छीन ले रहे हो। आप यहाँ पे निवाला छीनने के बाद में आप कहते हो कि यह आदेश सही है। आप फिर भी पीछे नहीं हट रहे हो। आपके खिलाफ याचिकाएं दायर हो जाती हैं। याचिकाएं दायर होने के साथ साथ आपके खिलाफ शिक्षक जो यहाँ पे आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो आपकी सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर भटकते हैं गांव गांव, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो भी आपके खिलाफ यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, आप समझिए, कहीं आपकी जिसकी बात कर रहे हो, जिनके अधिकार छीनने की बात कर रहे हो, यही व्यक्ति यही वोट देकर आपकी सीएम की कुर्सी को छीन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको लगता हो 2027 आने में अभी दूर है, अभी टाइम है, लेकिन एक बात बता दूं कि 2027 के बाद आपको आने में भी टाइम लग जाएगा। अगर इसी तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन करते रहे, इसी तरह से आप अधिकारों को छीनते रहे, आपके भी अधिकार इसी तरह से छीन लिए जाएंगे कि आप कभी भी सत्ता में दिखोगे भी नहीं। भाजपा, जो कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए बैठे है, जो कभी लोकसभा में 75 के करीब सीटें लेके आ रही थी, जो कभी लोकसभा में 70 के करीब सीटें लेके आती थी, आज 30 से 32 तक सिमट के रह गई है। यही सरकार विधानसभा में इसी तरह से सिमट के रह जाएगी अगर आप इस तरह से काम करते रहे। आप इनकी आवाज़ों को सुनिए, आप इन छोटे बच्चों की आवाज़ को सुनिए, आप इन युवाओं की आवाज़ को सुनिए, जो वास्तव में आपके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में यहाँ पे काम आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बढ़ाने में काम आएंगे, और यही आगे जाकर आपके देश का नाम रोशन करेंगे। तो याद रखिएगा, 2027 भले ही दूर हो, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 के बाद आपसे कहीं सत्ता दूर ना हो जाए।